हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये जो असरात हैं ये यकीनन जो है वो पाकिस्तान तक पहुंच रहे हैं? गुज़श्ता रोज़ भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने, और यकीनी तौर पर आप ये देखें कि ये पाकिस्तान के हर शहरी के लिए एक रिलीफ है। तो ये रिलीफ मजीद भी जो है वो पाकिस्तान के शहरी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान से निकल कर दुनिया की बात करें, आबनाए हुर्मुज़ की बात कर रहे हैं इस वक्त जो है वो, तो आबनाए हुर्मुज़ जो है उसके खुलने से क्या फ़ायदा होगा? और मजीद ये जो टैक्स लगाने की बात की जा रही है ईरान की तरफ से, और ये जो लॉ ऑफ सी की बात की जा रही है, लेकिन लॉ ऑफ सी तो ये कहता है कि सेफ्टी इंश्योर करता है, लेकिन वो कहीं पर ये फीस ना रखने की, टैक्स ना रखने की तो कोई बात उसके अंदर नहीं होती। इस पे हवाले से क्या कहिएगा आप? So let's try and understand कि पर्सपेक्टिव बिफोर द वॉर ये था कि तकरीबन $65 के तेल पे दुनिया की जो मईशतें हैं उनका, जिसे आप कहेंगे ग्लोबल ग्रोथ भी, इन्फ्लेशन भी, मैक्रो नंबर्स भी बिल्ड किए गए थे। आज जब हम बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट अगर हम अगले 2 हफ्ते में ही देख लेते हैं कि डी एस्केलेशन जो हो रही है वो कंटिन्यू करती है, तो तब भी एक इम्पैक्ट आएगा ग्लोबल ग्रोथ पे, बिकॉज तेल की कीमत जो अब सब इस पूरे साल में एवरेज आउट करेगी वो प्रॉबेबली 85-90 के करीब करेगी, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसमें से 20% तेल और 20% LNG गुजरती थी, और फिर जो डिस्ट्रक्शन हुई है, 3 LNG डिस्टर्ब हुए हैं कतर में, उनको वापस आते वक्त लगेगा। और जो अभी हमने 1 महीना प्लस की वॉर देखी है, जो मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट देखा है, उसमें जो सप्लाई शॉक लगा है 1973 के बाद, ये शायद सबसे बड़ा सप्लाई और प्राइस शॉक है। एक ग्लोबल ग्रोथ शेव ऑफ होगी। अगर हमने 3.2% सोची थी तो वो प्रॉबेबली 0.2 to 0.5% शेव ऑफ होगी। तो इसका एक दुनिया की, जिसे कहेंगे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पे फर्क पड़ेगा। मैं ये भी साथ साथ कहता जाऊं कि अगर पाकिस्तान ने ये ना किया होता तो जो इकोनॉमिक शॉक था उसकी सेवेरिटी बढ़ जाती, जो एनर्जी शॉक था उसकी सेवेरिटी बढ़ जाती, जो स्पेशली ममालिक हैं साउथ एशिया के और साउथ अफ्रीका के, जहाँ पे बहुत पॉवर्टी है, जहाँ पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको बहुत तकलीफ होती। सो वी हैव रियली सेव्ड अ लॉट ऑफ पेन। डायरेक्ट पेन तो ऑब्वियसली जो डेथ्स हुई, मतलब उसकी तो कोई तलाफी की ही नहीं जा सकती, और जो लेबनान में भी हो रही हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है ये मिडल ईस्ट में जो हुई, उसकी तो कोई तलाफी नहीं है। बट जो इकोनॉमिक पेन वाइड स्प्रेड होती, क्योंकि आप ये याद रखिए साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, चाइना, जो आपके यूरोप है, ये सब ऑयल इंपोर्टर्स हैं। सो एवरीवन सफर। अच्छा, सॉरी इफ आई कुड जस्ट, मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना है, इफ आई कुड जस्ट से दिस। अब अगर तो 2 हफ्ते में ये हम डाउन प्ले कर लेते हैं और डी एस्केलेशन में चले जाते हैं तो इम्पैक्ट मिनिमाइज हो जाएगा। अगर ये लंबा होता है तो फिर ऑब्वियसली एस्केलेट कर जाएगा जो इम्पैक्ट है। और आखिरी बात इसमें सिर्फ ये है कि डी एस्केलेशन में हमें डाउनवर्ड ट्रेंड्स नजर आएंगे, बट ऑयल को नॉर्मलाइज होते हुए, ट्रेड कॉमर्स को पिकअप होते हुए, जो CIF जिसको हम कहते हैं प्राइस, जिसका मतलब होता है इंश्योरेंस एंड फ्रेट, को नीचे जाते हुए, ये सबको बहुत वक्त लगेगा। और लेट्स सी 10 पॉइंट एजेंडा से वेयर डू वी रीच। ठीक है, बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाल दी है। लेकिन हम जो है वो यहाँ पर पताफी साहब, आप क्योंकि बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं तो आपकी तरफ मैं आऊँगी कि आखिर इस सब की वजूहात क्या है। लेकिन उससे पहले ज़रा काशिफ रफ़ीक साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे ज़रा जानते हैं कि इस वक्त मुज़ाकरात की क्या सूरत हाल है, कहाँ तक पहुँचे हैं। काशिफ रफ़ीक साहब, अमरीकी वफ़द की मुलाकात भी आपने करा दी है, ईरानी वफ़द की मुलाकात भी करा दी है, तो अब आगे क्या करना है? देखें, अभी तक तो हमें यही जो बताया गया है कि दोनों वफूद की जो है वो मुलाकात हो गई है प्राइम मिनिस्टर साहब से, और ये जो ईरानी वफ़द है उसकी मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौजूद थे, और जो अमेरिकी वफ़द है उसकी जो मुलाकात है उसमें इसहाक डार और मोहसिन नकवी साहब थे। अब फर्दर जो टॉक्स का सिलसिला है उस हवाले से अभी तक चूँकि बड़ी टाइट इन्फॉर्मेशन है, और जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली हमें शेयर की जा रही है उतना ही हम अपने नाज़रीन को बता सकेंगे। तो ये जो बैठकर जो है वो मेरा ख्याल है खाकान नजीब साहब तो चले गए हैं, लेकिन फ़ारूक पताफी साहब, आप खुद एक सहाफ़ी भी हैं, तो आपका भी मैं टेक इसके ऊपर लेना चाहूँगी। तो ये जो बैठकर जो है वो स्पेकुलेशंस कर रहे हैं लोग के मुज़ाकरात हो गए और मुज़ाकरात के अंदर ये हो गया वो हो गया, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे सहाफ़ी कभी कभी वो टेबल स्टोरीज देते हैं ना, कि भाई आप जिस मीटिंग के अंदर मौजूद ही नहीं है और वो मीटिंग जो है वो क्लोज डोर मीटिंग है, ये तय करके बता दिया गया है, तो उस क्लोज डोर मीटिंग की ब्रेकिंग्स कैसे दी जा रही होती है? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि 2 लोग आपस में मिल रहे हैं
उन दो लोगों के दरमियान में मीटिंग कैसे दी जा रही होती है काशिफ? देखिए, ब्रीफिंग जो है ना, ये तो मैं आपको बता दूं कि जो इन्फॉर्मेशन है ना, इन्फॉर्मेशन तो बड़ी ज़्यादा टाइट है, और जो लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसे हैं जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो ईरानियन मीडिया साथ मूव कर रहा है, और कुछ ऐसा मीडिया है जो खुद वैंस साहब के साथ कर रहा है। ये उनकी तरफ से स्पेकुलेशन आ रही है। रॉयटर्स ने स्टोरीज दे दी, अल अरबिया ने दे दी, ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसको कोई कंफर्म नहीं करा। कंफर्म उस वक्त होगा जिस वक्त टॉक्स क्लोज होंगी, और उसके बाद बताया जाएगा कि किन किन नुकात पे जो है वो सेटलमेंट हुई है। लेकिन इस सारी चीज़ों में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि इकनॉमिकली जो ईरान का सबसे बड़ा इशू है कि कई दहाइयों से उनके ऊपर जो इकनॉमिक सैंक्शंस लगी हुई हैं, उसके हवाले से गुफ्तगू लाजमी होगी। मेरी ज़ाती एनालिसिस है कि अब हुर्मुज़ के जोग्राफी हदूद के ऊपर बात होगी, और जिस तरीके से अमेरिकन टॉक्स कर रहे हैं ईरान के साथ, सीज़ फायर हुआ है अमेरिका का और उनके इत्तेहादियों का सीज़ फायर हुआ है, यानी कि जहाँ जहाँ पे उनके बेसिस है वहाँ पे भी ईरान अटैक नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, जबकि अमेरिका भी नहीं करेगा। इसी तरह लिबनान के ऊपर भी जो है वो अमन की बात और पीस टॉक्स। अच्छा, लेकिन ये है कि क्योंकि जो हम जितने भी बताफी साहब, हम जितने भी गुफ्तगू कर रहे हैं उन 10 पॉइंट्स के ऊपर, और या फिर वो जो 15 पॉइंट्स जो है वो अमेरिका की तरफ हैं, हम देखते हैं कि उन 10 पॉइंट्स का भी जो है वो घूम फिर के सारा जो है वो असरात वो माशी मामलात के ऊपर जो है वो रुक जाते हैं, या फिर बैनुल अक़वामी मामलात के ऊपर रुक जाते हैं। तो अभी आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से बात हो रही थी, तो इस पर आपका टेक क्या है कि ये जो आबनाए हुर्मुज़ है इसके ऊपर जो है वो क्या रुकावट क्या है, इससे किसको फ़ायदा होगा अगर टैक्स लग जाएगा, और अगर नहीं लगेगा तो क्या फ़ायदा होगा? तो ये ओवरऑल कुछ समझाइएगा, ये कहानी क्या है असल में? जी, बड़ी मेहरबानी। मेरे ख्याल में आपने पहले भी सवाल जो किया था इंटरनेशनल लॉ का, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर किसी तरह की पैसे लगाने की इजाजत नहीं देता, ठीक है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे दो ममालिक है। अगर आप आबनाए हुर्मुज़ को देखें तो उसके एक बैंक पे जो है वो ओमान है और दूसरे बैंक पे ईरान है। तो बात यह है कि दरमियान में इंटरनेशनल वाटर भी है, लेकिन टेरिटोरियल वाटर भी इसके अंदर कंटिगुअस है। जो 12 जो होता है वो लीग होती है जिसके हिसाब से बनता है, नॉटिकल माइल्स कहते हैं उसको। तो अगर 12 नॉटिकल माइल्स से आगे भी अगर ये करना चाहते हैं एनफोर्समेंट, और ये चाहते हैं कि वहां से टैक्स कलेक्शन करे, तो उसमें मसला होगा। आबनाए हुर्मुज़ खुला हुआ था और जब तक जंग नहीं हुई थी, और ईरान ने इसको इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उस वक्त तक ये जो कहते हैं ना कि जी जो पत्थर उठाया नहीं उसके वजन का नहीं पता होता। तो उनका ख्याल था कि अगर हमने रोकने की कोशिश की तो इसके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन हो जाएगा, जो कि नहीं हुआ। और उसकी वजह यह है कि अमेरिका और उसके जो वो है साथी हैं वो आपस में डिवाइडेड है। इजराइल और अमेरिका तो दोनों एक्शन ले रहा था, लेकिन यूरोप जो कि हमेशा उनके साथ खड़ा होता था वो इस दफा ओपन नजर नहीं आता। इसी तरह से जापान हो गया, दीगर ममालिक हो गए, उनका भी आपको एक्शन नजर नहीं आता। तो दैट्स व्हाई यू कैन से विद सेफ्टी कि अब इन्होंने जब ये एहसास कर लिया तो इनके आर्गुमेंट ये है ईरान की कि हम और ओमान मिल के इसको कंट्रोल करेंगे और यहाँ से पैसे भी लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को आइडिया बुरा नहीं लग रहा, लेकिन वो कहते हैं कि ये ओमान कहाँ से आ गया, हमारे साथ शेयर करो उसको, पैसों को तो इससे चलेगा।